नमस्कार दोस्तों, न्यूट्रिशन क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। पिछली कुछ वीडियोज़ में हमने कोशिका के बारे में पढ़ा, उसके बारे में समझा। आज इस वीडियो में हम कोशिका से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं और इसमें वो सभी प्रश्न शामिल होने वाले हैं जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं या भविष्य में पूछे जा सकते हैं। हमारे प्रश्नों का जो लेवल है वो है बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी स्तर तक रहने वाला है, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी? ऑप्शन हमारे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट हुक, लुएनहोक या रुडोल्फ विर्चो। सबसे पहले अगर हम बात करें रॉबर्ट ब्राउन के बारे में, तो साथियों इन्होंने कोशिका में केंद्र की खोज की थी। केंद्र की खोज, ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? केंद्र की खोज। अगर हम बात करें रॉबर्ट हुक के बारे में, तो सबसे पहले इन्होंने कोशिका की खोज की थी। ठीक है, जो कोशिका इसके द्वारा खोजी गई थी वह एक मृत कोशिका थी और इन्होंने कोशिका की खोज कब की थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, उत्तर हमारा क्या है? रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई। अगर वहीं हम बात करें लुएनहोक के बारे में, इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका की। और रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने बताया था कि जो नई कोशिकाओं का निर्माण है, नई जो सेल है, इनका जो निर्माण है वह पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो उत्तर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज की गई थी और वह कोशिका मृत कोशिका थी और 1665 में इन्होंने इसकी खोज की थी। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका के बारे में हमने बताना है। कथन पहला है, यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है। दूसरा कथन, सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई। और तीसरा कथन है, सबसे छोटी कोशिका जीवाणु कोशिका तथा सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। तो इनमें से हमने बताना है कौन सा कथन सही है। अगर हम पहले कथन की बात करें, कोशिका के संदर्भ में यह किसी जीव की सूक्ष्मतम जीवित रचना है, यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि जो कोशिका के सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्वान और स्लाइडेन द्वारा दिया गया था। उन्होंने बताया था जो कोशिका होती है वह जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी किसी भी जीव का जो शरीर है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अगर हम बात करें दूसरे कथन के बारे में, इसकी खोज रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। पिछले सवाल में हमने देखा था कब की गई थी? 1665 में। और जो कोशिका इसके द्वारा खोजी गई थी वह एक मृत कोशिका थी। अगर हम तीसरे कथन के बारे में बात करें, तो सबसे जो छोटी कोशिका होती है वह जीवाणु की कोशिका होती है। बिल्कुल सही है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा यह एक जीवाणु यानी एक बैक्टीरिया है जो संपूर्ण जगत की सबसे छोटी कोशिका होती है। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी कोशिका की, तो वह होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, एक और तीन। तो हमने देखा हमारे तीनों के तीनों जो कथन है वो सही है, यानी ऑप्शन डी हमारा क्या है? उत्तर है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? ऑप्शन हमारे कोशिका भित्ति, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा झिल्ली या राइबोसोम। साथियों हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था जो कोशिका होती है उसको विकास के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। पहला पार्ट था इसका प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा जो पार्ट था इसका यूकैरियोटिक, यानी दो भागों में इसको बांटा गया था। और हमने ये भी पढ़ा था जो इनमें एक कॉमन शब्द है कैरियोटिक, जो किससे बना है? कैरियोट से, और इसका मतलब होता है केंद्रक यानी न्यूक्लियस। और जो ये प्रो है इसका मतलब होता है प्रीमिटिव, इसका मतलब अल्प विकसित या अविकसित या असंगठित। और जो यू शब्द है इसका मतलब होता है रियल यानी वास्तविक या संगठित। यानी जिस भी कोशिका का जो केंद्रक है वह संगठित है या रियल है, वह कौन सी कोशिका होती है? यूकैरियोटिक। और जिस भी कोशिका का जो केंद्रक है संगठित नहीं है वह कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक। और केंद्र का जो यह संगठित किस कारण से होता है? क्योंकि केंद्र के पास क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है, मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं। यानी जिस केंद्र के पास झिल्ली होगी वह केंद्रक संगठित होगा, और जिस भी कोशिका केंद्रक संगठित है उसको हम कौन सी कोशिका बोलते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। और जिस भी कोशिका केंद्रक संगठित नहीं है, क्योंकि इस पर झिल्ली नहीं पाई जाती, इसलिए यह केंद्र का जो संगठित नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इसी प्रकार हमने पढ़ा था, यानी जो झिल्ली से निर्मित पदार्थ होते हैं वह प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते, और जो झिल्ली से निर्मित पदार्थ होते हैं तो वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईआर, लवक, लाइसोसोम या और भी जो कोशिका पदार्थ होते हैं वह यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, इसमें नहीं पाए जाते। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वह दोहरी झिल्ली से निर्मित होता है, तो वह बिल्कुल भी इसमें नहीं पाया जाता। यानी उत्तर हमारा क्या है इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता। और अगर हम बात करें राइबोसोम के बारे में, तो इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। और अगर हम यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें उसमें 70S
प्लस 80S राइबोसोम पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में 70S, केवल 70S राइबोसोम पाया जाता है। उत्तर हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका भित्ति भी पाई जाती है, जीव द्रव्य यानी प्लाज्मा झिल्ली भी पाई जाती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चिकनी अंत्यपरद्रव्य जालिका यानी SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है, यानी जो भी यह कार्य करती है उनमें से जो नीचे दिए गए हैं, तो हमने बताना है इसका कौन सा कार्य है। प्रोटीन संश्लेषण का, लिपिड संश्लेषण का, या जैव अणुओं का भंडारण, या विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण का। इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ER के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। हमने पढ़ा था ER जो होता है उसको दो भागों में बांटा गया, SER और RER। SER मतलब स्मूथ ER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, और RER का मतलब रफ ER यानी खुरदरा। और यह खुरदरा क्यों होता है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था जो राइबोसोम का कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है प्रोटीन का निर्माण करना। प्रोटीन निर्माण का यह कार्य करता है। और यह स्मूथ क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसकी सतह पर राइबोसोम चिपका हुआ नहीं होता, ये इसकी सतह क्या पाई जाती है? चिकनी पाई जाती है। ठीक है, और यह किस चीज़ का निर्माण करता है? वसा, लिपिड आदि का यह क्या करता है? निर्माण करता है। यानी हमारा उत्तर जो है वह है लिपिड संश्लेषण का जो कार्य है वह SER द्वारा किया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्राणी कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन का स्थान कौन सा होता है? यानी जो हमारी एनिमल सेल होती है उसमें जो कोशिकीय श्वसन है वह कहाँ पर होता है? ऑप्शन है हमारे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःपरद्रव्य जालिका यानी ER, या लाइसोसोम। तो चलिए इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक एक करके। अगर हम बात करें राइबोसोम के बारे में, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है। और ऐसा इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि नाम से ही पता चलता है यह प्रोटीन का निर्माण करती है। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन का। ठीक है, और इसको दो भागों में बांटा गया, एक होता है हमारा 70S और एक होता है 80S राइबोसोम। अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, इसको कोशिका का ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। और ऐसा इसको क्यों बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, और इसमें क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, और हमें क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। और उस ऊर्जा को ATP के रूप में संचित किया जाता है, यानी स्टोर किया जाता है। अगर हम बात करें ATP की, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और इसको क्या कहा जाता है? कोशिका की ऊर्जा मुद्रा। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा यानी जैविक पदार्थों में ऊर्जा को ATP में मापा जाता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया प्राणी कोशिकाओं में कोशिकीय श्वसन का स्थान होता है। उत्तर हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें अंतःपरद्रव्य जालिका यानी ER, पिछले सवाल में हमने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। ठीक है, और लाइसोसोम यह क्या होता है? कोशिका की आत्महत्या की थैली इसको कहते हैं, यानी एटम ऑफ सेल भी इसको हम कह सकते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। यह क्या होते हैं? इसको हम जल अपघटक एंजाइम भी कहते हैं। और यह एंजाइम क्या करता है? यह बहुत खतरनाक एंजाइम होता है। जो भी कोशिका का अंग ठीक रूप से कार्य नहीं करता है, यह उसको क्या कर देता है? नष्ट करने का कार्य करता है। तो उत्तर हमारा क्या था इसमें? माइटोकॉन्ड्रिया। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? यानी लाइसोसोम किस कोशिका अंग से बनता है वो हमने बताना है। ऑप्शन हमारे केंद्रक, अंतःपरद्रव्य जालिका यानी ER, गोल्जी का या राइबोसोम। तो पिछले सवाल में हमने लाइसोसोम के बारे में पढ़ा था। इसको कोशिका आत्मघात की थैली बोलते हैं, क्योंकि इसके पास जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, और जो भी कोशिका अंग ठीक रूप से कार्य नहीं करता वह इसको नष्ट करने का कार्य करता है। लाइसोसोम द्वारा यह कोशिका के उस अंग को नष्ट कर देता है। तो इसका जो निर्माण है वह कोशिका के किस अंग द्वारा किया जाता है? तो वह किया जाता है हमारा गोल्जी काय द्वारा। गोल्जी काय होता है जो यह क्या करता है? लाइसोसोम
सोम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम अन्य बात, गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी भी बोला जाता है, और इसकी जो खोज है वह कैमिलो गोल्जी या गोल्गी आप जो भी कहना चाहें, इसके द्वारा की गई थी, और इसी वैज्ञानिक के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया था। अगर हम इसके अन्य कार्यों की बात करें तो यह क्या करता है, यह जो कोशिकीय उत्पाद होते हैं यानी प्रोटीन, वसा इत्यादि, इनको क्या करता है, इनको पैकिंग करने का, संग्रहण करने का कार्य करता है। कोशिकीय उत्पादों में क्या करता है, यह पैकिंग करता है, और पैकिंग के साथ साथ यह इन पदार्थों का स्रावण भी यानी सेक्रेशन भी करता है। और यह जो भी कोशिकीय उत्पाद होते हैं उनके परिवहन का नियंत्रण रखता है। क्या करता है, जो कोशिकीय उत्पाद होते हैं उनके पैकिंग के साथ साथ उनके परिवहन यानी ट्रांसपोर्ट पर क्या करता है, यह नियंत्रण रखने का कार्य करता है। और लेकिन परिवहन के लिए जो सतह उपलब्ध करवाता है वह कौन सा अंग होता है, वह होता है हमारा ER, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यह क्या करता है, परिवहन के लिए सतह उपलब्ध करवाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, हाईवे ऑफ द सेल बोला जाता है। और यह परिवहन पर नियंत्रण रखने का कार्य करता है, और इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल, ट्रैफिक इंस्पेक्टर ऑफ द सेल भी इसको बोला जाता है। और राइबोसोम के बारे में हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। यह दो प्रकार का होता है, 70S और 80S राइबोसोम। यह कोशिका में प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, इसलिए इसको कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और इसका उत्तर हमारा क्या है, ऑप्शन 3 इसका उत्तर है। तो चलिए अगले सवाल को देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में कोशिका के अंग दिए हुए हैं, और सूची 2 में इसके कार्यों के बारे में बताया गया। अगर हम ए की बात करें यानी माइटोकॉन्ड्रिया, तो इनमें से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, हमें पिछले सवाल में इसके बारे में पढ़ा था। ATP ग्लूकोज को तोड़ता है, इसमें ऑक्सीश्वसन होता है, ATP के रूप में ऊर्जा को संचित रखने का कार्य करता है, या ATP का निर्माण करता है। तो कौन करता है, हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट के बारे में, इसको हरित लवक भी कहा जाता है, और इसको कोशिका की रसोई, ठीक, कोशिका की रसोई भी कहा जाता है। और हमने पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल, जिसकी वजह से इसका जो रंग है वह किस प्रकार का हो जाता है, हरे रंग का यह हो जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नाम का पिगमेंट भी पाया जाता है, और यह क्या करता है, क्लोरोफिल, यह प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी क्लोरोप्लास्ट के सामने क्या आएगा, हमारा प्रकाश संश्लेषण, ठीक। अगर हम बात करें राइबोसोम की, यह प्रोटीन निर्माण यानी प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी इसका आएगा हमारा प्रोटीन संश्लेषण। लाइसोसोम यह अंतःकोशिकीय पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हमारा माइटोकॉन्ड्रिया यानी A का 4, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। और क्लोरोप्लास्ट यानी B का हमारा कितना होगा, 1 होगा, यानी ये है हमारा, ठीक है। तो उत्तर हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे C है, ठीक है। C को हम इसमें टिक कर देते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, हमने सही कथन के बारे में बताना है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है। वनस्पति और जंतु दोनों ही कोशिकाओं में कोशिका कला होती है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते। राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। इनमें अगर हम पहले कथन के बारे में पढ़े, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नाभिक होता है, तो हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो नाभिक होता है वह पूर्णतः विकसित नहीं होता, यानी अल्प विकसित होता है, विकसित। और यह अल्प विकसित या असंगठित क्यों होता है, क्योंकि इस नाभिक के पास कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। इसका मतलब हमारा यह जो कथन है वह पूर्णतः सत्य नहीं है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, वनस्पति और जंतु कोशिकाओं दोनों की कोशिकाओं में कोशिका कला मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसको हम बोलते हैं, या कोशिका झिल्ली बोल सकते हैं, वह होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। ये अगर हमारी एनिमल सेल है और इसको हम मान लेते हैं प्लांट सेल, तो ये दोनों किस आवरण से ढकी होती है, कोशिका झिल्ली से ढकी होती है। तो यानी यह हमारा कथन क्या है, सत्य है। अगर हम कथन 3 के बारे में पढ़े, यूकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते, यह कथन बिल्कुल गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका के लगभग सभी अंग पाए जाते हैं। और अगर कथन 4 के बारे में पढ़े, राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होता है, यह कथन गलत है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में भी राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 70S व 80S राइबोसोम पाया जाता है। तो उत्तर हमारा, इसका जो उत्तर है इस सवाल का, वो है हमारा आंसर 2। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि और मरम्मत में क्या शामिल है, केवल सूत्री कोशिका विभाजन, सूत्री और अर्ध सूत्री कोशिका विभाजन दोनों,
केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, केवल अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। देखिए दोनों एक ही ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके स्थान पर हम असूत्री कोशिका विभाजन कर देते हैं। तो इनमें से हमने बताना जो क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनकी वृद्धि और मरम्मत के लिए क्या शामिल होता है। हमने पिछली वीडियो में कोशिका विभाजन के बारे में विस्तार से पढ़ा था। हमने देखा था जो कोशिका विभाजन होता है, कोशिका विभाजन वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। असूत्री कोशिका विभाजन, समसूत्री, और समसूत्री कोशिका विभाजन को हम सूत्री विभाजन ही बोल सकते हैं, सूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। हमने देखा था जो असूत्री कोशिका विभाजन होता है वह बहुत ही सिंपल होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, और जैसे इसमें प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया या कवक इत्यादि में यह पाया जाता है। हमने समसूत्री विभाजन के बारे में क्या पढ़ा था, हमने इसमें देखा था यह कायिक कोशिकाओं में, किन कोशिकाओं में होता है, कायिक कोशिकाओं में, जिसको हम सोमैटिक सेल बोलते हैं। और इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य क्या होता है, यह शरीर का निर्माण करता है और मरम्मत करने का इसका कार्य होता है। और यह क्या करता है, नई कोशिकाओं की वृद्धि करता है। और इस सवाल में हमको दिया हुआ ऊतक के बारे में, ऊतक का जो निर्माण है वो कैसे होता है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनता है हमारा ऊतक। ठीक है, तो समसूत्री विभाजन में क्या होगा, कोशिकाओं का निर्माण होगा, कोशिकाओं की मरम्मत होती है और नई कोशिकाओं का क्या होता है, इसमें उत्पाद होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार इसमें जो पूछा गया मैं क्षतिग्रस्त ऊतक की वृद्धि के लिए, तो हमारा वह कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और अगर हम बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, यह केवल प्रजनन कोशिकाओं में होता है, जर्म सेल जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, और जर्म सेल जैसे मेल में स्पर्म और फीमेल में क्या पाया जाता है, ओवम। ठीक है, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या, जो मदर सेल होती है उनकी जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, और जो डॉटर सेल में गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या आधी पाई जाती है। यानी जो डॉटर सेल होती है उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी पाई जाती है, किसकी तुलना में, मदर सेल की तुलना में। तो इसका उत्तर हमारा केवल सूत्री विभाजन में क्षतिग्रस्त ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत शामिल होती है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होता है। प्राणी कोशिका मतलब एनिमल सेल की यह बात कर रहा है, तो इनमें कौन सा अंग है जो अनुपस्थित यानी नहीं पाया जाता। कोशिका कला जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, अंतःप्रद्रव्य जलिका यानी ER यह भी पाई जाती है। कोशिका भित्ति, यह गलत है हमारा, कोशिका भित्ति होती है वह किसमें पाई जाती है या किसमें नहीं पाई जाती, एनिमल जो सेल होती है उनमें तो यह बिल्कुल भी नहीं पाई जाती। इसके अलावा यह पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। और कवक में कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, काइटिन की। और अगर हम बात करें यानी साइनोबैक्टीरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, नीले हरे शैवाल, नीले या नील हरित शैवाल भी बोलते हैं। इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह किस चीज की बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन नामक रसायन की बनी होती है। ठीक है, तो पादप कोशिकाओं में यानी पेड़ पौधों में सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति, कवक में काइटिन की, और साइनोबैक्टीरिया यानी हरित शैवालों में जो मोनेरा जगत से संबंध रखता है। ठीक है, ये जो जीव होते हैं, और इसमें जो कोशिका भित्ति होती है वह पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है। यानी उत्तर हमारा क्या है, कोशिका भित्ति होती है जो प्राणी कोशिकाओं में यानी एनिमल सेल में नहीं पाई जाती, माइटोकॉन्ड्रिया यह पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी कवक की कोशिका भित्ति पादपों से भिन्न होती है क्योंकि उनमें होता है सेलुलोज, काइटिन, कोलेस्ट्रॉल या ग्लाइकोजन। तो हमने इसमें क्या बताना, जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वह पेड़ पौधों से किस प्रकार से भिन्न होती है, वह होती है जो कवक की कोशिका होती है, हमने पिछले सवाल में पढ़ा था, वह किससे निर्मित होती है, काइटिन से। कवक की कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, काइटिन से। और पादपों की यानी पेड़ पौधों की जो कोशिका भित्ति होती है वह किससे निर्मित होती है, सेलुलोज से। और साइनोबैक्टीरिया यानी नीले हरित शैवाल की जो कोशिका होती है वह किससे निर्मित होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन से। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है इसमें, काइटिन, यानी कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और इसीलिए यह पेड़ पौधों से भिन्न होता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भाग वनस्पति और जंतु, वनस्पति मतलब प्लांट सेल की यहाँ पे बात हो रही है, और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल की यहाँ पे बात कर रहे हैं हम, दोनों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन हमारे कोशिका कला, हरित लवक और रिक्तका, इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर गलत लिखा गया है, रिक्तिका आना चाहिएगा, रिक्तिका। ठीक है, तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में
कौन कौन से अंग जो है पाए जाते हैं। तो देखो, जो हरित लवक होता है जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वह जंतु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन हमारा जो एक है वह गलत है। और यहाँ पर भी हरित लवक है, यह भी हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अगर हम बात करें कोशिका भित्ति भी केवल किस में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, यानी यह भी हमारा क्या है, गलत है। और अगर हम ऑप्शन 3 की बात करें तो कोशिका कला यानी कोशिका झिल्ली बिल्कुल दोनों में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य यह भी दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है, और केंद्रक भी दोनों कोशिकाओं में यानी पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में पाया जाता है। उत्तर हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन 3 है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है, यानी डीएनए इनमें से किस में पाया जाता है। अगर हम डीएनए को लेकर बात करें, यानी इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और यह कहाँ पर पाया जाता है, यानी किस कोशिकांगों में पाया जाता है, यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, न्यूक्लियस में यानी केंद्रक में, और यह पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो जहाँ पर ये तीनों मिलते हैं वही हमारा उत्तर होगा। तो देख लेते हैं, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक, यानी ऑप्शन हमारा ए यहाँ पर क्या है, ठीक है। आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी यानी स्मूथ अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम द्वारा संपन्न नहीं होता, यानी एसईआर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करती। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो एसईआर वह क्या कार्य करती है। हमने पिछले सवालों में पढ़ा था एसईआर के बारे में विस्तार से। यह क्या करती है, यह वसा अणुओं व लिपिड आदि का क्या करती है, निर्माण का कार्य करती है। तो इसमें देख लेते हैं हम, द्रव्यों का अभिगमन, लिपिड का संश्लेषण, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन का जो संश्लेषण है वह आरईआर द्वारा किया जाता है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, क्योंकि इसके स्थान पर क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम, और राइबोसोम किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन निर्माण का। स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण, तो इनमें से जो हमारा उत्तर हुआ है लिपिड का संश्लेषण, ऑप्शन 2 हमारा इसका आंसर है, यानी दूसरा ऑप्शन हमारा इसका उत्तर होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रहगार की तरह कार्य करता है, यानी पाचक एंजाइम होते हैं उनको संग्रहण करने का कार्य कौन सा कोशिका का अंग करता है। ऑप्शन हमारे डेस्मोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और धानी या रसधानी इसको हम बोल सकते हैं। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो पाचक एंजाइम होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, लाइसोसोम में। और लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली या एटम बम ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, लाइसोसोम में पाए जाते हैं पाचक जो एंजाइम होते हैं। तो उत्तर हमारा क्या है इसमें, ऑप्शन 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं, पहला कथन हमारा, जो हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली में उपस्थित होते हैं। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ संगुणन में केंद्रक में मौजूद होते हैं। हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में लिपिड के साथ संबंध होते हैं। या 4 में हम देखते हैं, हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो साइटोसोल में कार्बोहाइड्रेट के साथ संबंध होते हैं। अगर हम बात करें हिस्टोन प्रोटीन को लेकर, इनका जो नेचर होता है वह क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय, बहुत ज़्यादा क्षारीय होते हैं, यानी अल्कलाइन नेचर का यह होता है। और हमने इसके बारे में पढ़ा था, यह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन ये दोनों मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, क्रोमेटिन फाइबर। किसका, क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन धागों का या क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और इन्हीं क्रोमेटिन फाइबर से क्या बनता है, क्रोमेटिन नेटवर्क बनता है। और कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन नेटवर्क गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के रूप में विभाजित हो जाता है। तो यह जो क्रोमेटिन फाइबर है या डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन है, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, यानी केंद्रक के अंदर। तो हिस्टोन प्रोटीन किसके साथ, डीएनए के साथ क्या करता है, संगुणन करने का कार्य करता है। यानी इसमें क्या है, जो हमारा ऑप्शन बी है, हिस्टोन वे प्रोटीन होते हैं जो डीएनए के साथ क्या करते हैं, संगुणन में केंद्र में मौजूद होते हैं। कहाँ पे होते हैं, केंद्रक में ये क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, डीएनए के साथ ही पाए जाते हैं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसमें न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। ऑप्शन है हमारे केंद्रक, हरित लवक, राइबोसोम या जीव द्रव्य कला। तो इनमें से जो न्यूक्लिक अम्ल है किसमें नहीं पाया जाता। तो साथियों इसमें से जो जीव द्रव्य कला होता है उसमें क्या नहीं पाया जाता, हमारा न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। क्योंकि जो जीव द्रव्य कला यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, या इसको सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली इसको बोल सकते हैं, जो भी आप इसको बोलना चाहें। तो इसके बहुत सारे नाम हैं। और जो हमारा जीव द्रव्य कला या कोशिका झिल्ली होती है किससे निर्मित होती है, वह निर्मित होती है हमारी फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, इनसे वह क्या होती है, हमारी निर्मित होती है।
तो इसमें क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। स्तनधारियों की कोशिकाओं के निम्नलिखित में से किस अंग में जल अपघटनीय एंजाइम प्रचुर मात्रा में होता है। वही स्तनधारी मतलब ये मैमल्स की बात कर रहा है, यानी एनिमल सेल में, एनिमल सेल के किस अंग में क्या पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। तो हमने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है पिछले सवालों में। तो यह किस में पाया जाता है, जल अपघटक एंजाइम है जो वह लाइसोसोम में पाया जाता है। तो उत्तर हमारा क्या है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली। और लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी बॉडी द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। अगर हम बात करें इसकी खोज को लेकर, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसकी खोज C.D. डूबे नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगर वहीं हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की खोज को लेकर, तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो खोज है वह किसके द्वारा की गई थी, कोलिकर नामक वैज्ञानिक द्वारा इसकी खोज की गई थी। और इसका नामकरण की अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के नामकरण की, तो इसका नामकरण है जो सी बेंडा द्वारा इसका नामकरण किया गया था। और जो इसने नाम रखा था वह क्या था, बायोब्लास्ट सॉरी। पहले क्या नाम था माइटोकॉन्ड्रिया का, बायोब्लास्ट। और इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया किस वैज्ञानिक द्वारा रखा गया था, इसका नाम रखा गया था अल्टमैन द्वारा। अल्टमैन नामक वैज्ञानिक ने बायोब्लास्ट को क्या कहा, माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। और केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा क्या, कोशिका में केंद्र की खोज की गई थी। और अगर हम राइबोसोम के बारे में और कुछ अन्य बातों को जाने, तो राइबोसोम कहाँ पर पाया जाता है, यह पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवकों में राइबोसोम पाया जाता है। और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी ER में राइबोसोम पाया जाता है। और कहाँ पर पाया जाता है, कोशिका द्रव्य यानी राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में और कोशिका द्रव्य में। इन 4 जो कोशिका अंग होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हमारी पेशियों में संचित होता है, ये को नहीं आएगा, पेशियों में संचित होता है जिससे ऐंठन होती है। तो वह कौन सा पदार्थ है जो हमारी पेशियों में संचित होकर ऐंठन जैसी स्थिति पैदा कर देता है। तो हम सब जानते हैं जो लैक्टिक एसिड होता है वह क्या होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा कार्य या कसरत कर लेते हैं तो हमारी कोशिकाओं में क्या, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, फिर अवायवीय यानी अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। और जिसके फलस्वरूप क्या जमा होने लगता है कोशिकाओं में, लैक्टिक एसिड। हमारी पेशी में क्या जमा होने लगता है, लैक्टिक एसिड, और जिससे हमारा शरीर दुखने लगता है। तो उत्तर हमारा क्या है इसमें, लैक्टिक एसिड। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा, श्वेत रक्त कोशिका यानी WBC, इनमें से यानी उपयुक्त में से कौन सी एक कोशिकीय संरचना के उदाहरण है। तो साथियों ये सभी के सभी यानी अमीबा, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये सभी के सभी जो क्या है, एक कोशिकीय संरचना के एग्जाम्पल है। आप इनको नोट कर सकते हो। तो ऑप्शन हमारा क्या है, 1 2 3 4 यानी D हमारा सही उत्तर है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका के मूल घटक कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक, इन घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। हमने कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, इनके बारे में विचार करना है। क्या विचार करना, पहले कथन में क्या कहा गया है, कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरे कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम से अलग करती है। और दूसरे कथन में कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है। और कथन 3 में हमसे पूछा गया, क्रोमोसोम या गुणसूत्र केंद्रक में उपस्थित होते हैं। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमने बताना है। कथन 1 और 2, या केवल 1, या केवल 3, या 1 2 3 तीनों ही कथन सत्य है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। मान लेते हैं ये हमारी एनिमल सेल है यानी जंतु कोशिका, और ये इसमें न्यूक्लियस यानी केंद्र। जो इसका बाह्य जो कवर होता है या आवरण होता है वो इसको हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। और अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म की, तो यहाँ पर कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। ये हमारा पूरा जो लिक्विड पदार्थ होता है वो क्या होता है इसमें, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अगर हम बात करें केंद्र की, तो ये हमारा क्या है, केंद्रक है। तो इसके संदर्भ में हमने पहला जो कथन पूछा गया हुआ क्या है, कोशिका जो झिल्ली होती है एक कोशिका और दूसरी कोशिका एवं घेरे हुए माध्यम, जो इसका ये घेरा हुआ माध्यम है इसको अलग करते हैं। बिल्कुल, अगर हम दूसरी कोशिका को बना लेते हैं तो ये हमारी दूसरी कोशिका होगी। तो ये देखो, इस कोशिका की यह कोशिका झिल्ली है और इस कोशिका की ये कोशिका झिल्ली है। ये दोनों कोशिका झिल्ली एक दूसरे को अलग करने का कार्य करती है, यानी ऑप्शन हमारा जो पहला कथन हुआ है हमारा क्या है, ठीक है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, जो ये हमारा इसके बीच में पाया जाता है, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच में क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाता है। कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली
एवं केंद्र के बीच पाया जाने वाला एक जेली जैसा पदार्थ होता है। बिल्कुल सही बात है ये। इन दोनों के बीच में पाया जाने वाला जेली जैसा पदार्थ जो होता है वह क्या होता है? कोशिका द्रव्य होता है। और जो तीसरा कथन है हमारा, दूसरा तो ठीक है, तीसरा कथन क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र कहाँ पर पाए जाते हैं या उपस्थित होते हैं? वह केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं। इसमें यही पूछा है, केंद्रक में उपस्थित होते हैं। बिल्कुल केंद्रक में पाए जाते हैं क्रोमोसोम। यानी जो तीनों कथन वो क्या हमारे सत्य है, सही है। तो ऑप्शन हमारा डी इसमें आएगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में पहले भी हम बहुत ज़्यादा पढ़ चुके हैं। तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। पहला कथन जो है हमारा वो है, इसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। विषाणु और नीले हरे शैवाल इसके एग्जाम्पल है या उदाहरण है। तो इनमें हमने बताना कौन सा कथन हमारा सही कथन है। तो देख लेते हैं। इनमें केवल केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। हमें पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रो मतलब प्रिमिटिव यानी अविकसित, कैरियोटिक यानी कैरियोट शब्द से बना, इसका मतलब होता है केंद्रक। यानी जिस भी कोशिका केंद्रक अल्प विकसित है या असंगठित है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। और वह संगठित क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके पास क्या नहीं पाई जाती? झिल्ली नहीं पाई जाती। यानी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक होता है उस पर क्या नहीं होती? झिल्ली नहीं होती, इसलिए वह संगठित नहीं होता और इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका बोला जाता है। तो यानी पहला जो कथन है वह हमारा बिल्कुल सत्य है। यानी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। अगर हम बात करें दूसरे कथन को लेकर, तो विषाणु और नीले हरे शैवालों में इसके जो एग्जाम्पल है, विषाणु और नीले हरे शैवाल है जो इसके एग्जाम्पल है। विषाणु नहीं है। विषाणु है जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। लेकिन जो जीवाणु होता है यानी बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल इसके क्या होते हैं? एग्जाम्पल होते हैं। यानी दूसरा कथन हमारा जो है गलत है। तो उत्तर कौन सा सही है? केवल एक, केवल और केवल एक। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पादप और जंतु कोशिकाओं में एक दूसरे से भिन्नता रखती है। इस भिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी जो पादप कोशिका होती है और जंतु कोशिका, उनमें एक दूसरे में क्या पाई जाती है? भिन्नताएं पाई जाती है। तो जो कथन है उसके आधार पर हमने इनके उत्तर बताने हैं। तो पहला कथन क्या है? जंतु कोशिका में पादप कोशिका से इत्र यानी अलग कोशिका भित्ति नामक अतिरिक्त आवरण होता है। नंबर 2, प्लास्टिक नहीं होगा, यहाँ पे प्लास्टिड आएगा। प्लास्टिड नामक रंगीन संरचनाएं केवल पादप कोशिका में ही पाई जाती है। नंबर 3 पे, जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमने बताना है। तो देखते हैं पहले कथन के बारे में। इसमें पूछा गया कि जो जंतु कोशिका में पादप कोशिका से अलग कोशिका भित्ति अतिरिक्त आवरण होता है। तो देखिए जो जंतु कोशिका होती है उसमें क्या नहीं पाया जाता? उसमें कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल नहीं पाई जाती। तो यह कथन है बिल्कुल गलत है। सेल वॉल किस में पाई जाती है? पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। अगर हम दूसरे कथन को लेकर बात करें, प्लास्टिड होता है जो यह रंगीन संरचना होती है जो केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। यह कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हमने पढ़ा था जो प्लास्टिड होता है वह मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, यानी एनिमल सेल में यह नहीं पाया जाता। अगर हम बात करें तीसरे कथन को लेकर, जंतु कोशिकाओं में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं, बिल्कुल होती है। ये हमारी एनिमल सेल है और ये मान के चलते हैं प्लांट सेल है। इसमें जो रिक्तिका होती है यानी वैक्यूल्स जिसको हम बोलते हैं या रसधानी, वो बहुत बड़ी संरचना होती है, लगभग 50% से 90% स्थान घेरने का कार्य करती है। और जो हमारी जंतु कोशिका होती है उनमें जो ये रिक्तिकाएं पाई जाती है वो संख्या में 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। तो इसमें यही पूछा गया जो जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती है, जबकि पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका होती है। तो यानी कि यह भी कथन हमारा क्या है? सत्य है। तो इनमें से जो हमारा उत्तर आएगा वो केवल 2 और 3 आएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। संदेश स्थानांतरण का कार्य निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? ऑप्शन हमारे गोलाकार रक्त कोशिकाएं, लंबी शाखान्वित तंत्रिका कोशिकाएं, तुरक रूपी पेशीय कोशिकाएं या उपरोक्त सभी। तो जो संदेश स्थानांतरण का कार्य है वह मुख्य रूप से लंबित शाखान्वित तंत्रिकाएं जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। यह जो कोशिकाएं होती है वह मस्तिष्क से शरीर के अंगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य करती है और शरीर के अंगों से मस्तिष्क यानी ब्रेन तक भी संदेश वाहक का कार्य करती है। तो ऑप्शन हमारा इसमें क्या होगा? बी होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आविष्कार और सूची 2 में आविष्कारक। तो देखते हैं। सबसे पहले जो ए जो हमारा दिया हुआ है कोशियाई खोज, तो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कोशियाई जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में, यानी ए का क्या हमारा 4 है। सर्वप्रथम तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? सबसे पहले जो जीवित कोशिका खोजी गई थी वह किसके द्वारा खोजी गई थी? एंटोनी वॉन लुएनहोक द्वारा, यानी बी है जो उसका हमारा क्या होगा? 2। केंद्रिक खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा, यानी सी का हमारा क्या है? 1 है। और अगर हम बात करें ब्लैक रिएक्शन विधि, जो ब्लैक रिएक्शन विधि है किसके द्वारा खोजी गई थी? कैमिलो गोल्जी द्वारा, यानी ऑप्शन हमारे क्या देख लेते हैं? ए का है 4, ए का 4। तो ये केवल बी में ही
मिलान होता है इसका। बी का हमारा कितना है, बी का हमारा 2, यानी ऑप्शन हमारा बी इसका आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका के अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए का जो जेई प्रोकंज यानी जिसको हम पुरकिंज बोलते हैं ने कोशिका के स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया, यानी प्रोटोप्लाज्म नाम दिया। एम स्लीडन तथा टी स्वान, यानी स्लाइडन और स्वान भी हम इसको बोल सकते हैं, ये 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या दिया था, कोशिका सिद्धांत दिया था। तो वही पूछ रहा है इसका संबंध कोशिका सिद्धांत से है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है वो हमने बताना। कथन केवल एक, केवल 2, या 1 और 2 दोनों, या ना तो 1 और ना ही 2। तो जो कथन हमारा पहला है, जेई प्रोकंज ने कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को जीव द्रव्य नाम दिया था, बिल्कुल सही बात है ये। इसने इसका नामकरण किया। अगर हम बात करें जो जीव द्रव्य इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, तो इसकी जो खोज है मित्रों, डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक द्वारा 1835 में इसकी खोज की गई थी। नामकरण है जो इसका पुरकोंज यानी पुरकिंजे नाम से हम इसको जानते हैं। कुछ किताबों में पुरकिंजे लिखा होता है, आप वो भी कह सकते हैं। अगर हम दूसरे कथन की बात करें तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था और इन्होंने बताया था जो जीवन की आधारभूत इकाई है वो क्या होती है, कोशिका होती है। यानी कथन जो 1 और 2 दोनों ही हमारे क्या है, सत्य है। तो उत्तर हमारा सी हो गया इसमें। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, या हम इसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं, वो किससे निर्मित होती है। हम पहले भी इसके बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वह हमारी प्रोटीन प्लस लिपिड इनसे निर्मित होती है। यानी ऑप्शन हमारे प्रोटीन वसा लिपिड, या ए और सी दोनों। तो प्रोटीन और लिपिड से, यानी ए और सी दोनों इसका हमारा उत्तर आएगा, यानी ऑप्शन डी होगा। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है। कोशिका में जल और गैसों का आवागमन विसरण तथा प्रासरण के माध्यम से होता है। प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है। तो इनमें हमने बताना ही कौन सा कथन सही है। तो देख लेते हैं हम इसके बारे में। जो हमारी कोशिका झिल्ली होती है उसमें जो प्लाज्मा झिल्ली को ही हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं, और वह किस प्रकार की होती है, वर्णात्मक पारगम्य है, जिसको हम अर्ध पारगम्य गम्य भी बोल सकते हैं, या हम इसको चयनात्मक पारगम्यता भी बोल सकते हैं। और इसमें क्या होता है, अर्ध पारगम्य में यह कोशिका में जो पदार्थ होते हैं आवश्यक पदार्थ उनको अंदर आने देती है, और जो कोशिका के लिए आवश्यक पदार्थ नहीं है उसको यह अंदर आने नहीं देती। और यह जो इसका गुण है अर्ध पारगम्यता, यह किसकी वजह से होता है, प्रोटीन की वजह से होता है। ठीक है, तो यह जो कथन हमारा वह बिल्कुल सही है। और अगर हम कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों की बात करें तो इसमें एक गुण पाया जाता है प्रासरण, जिसको हम ओस्मोसिस और विसन, ठीक है, जिसको हम डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह प्रासरण और विसन का कार्य करती है। प्रासरण में क्या होता है हमारा, इसमें जल का स्वतः प्रवाह होता है, और विसरण में गैसों व पोषक तत्वों का स्वतः प्रवाह होता है। स्वतः प्रवाह का मतलब क्या है यहाँ पे, यानी प्रवाह के लिए यहाँ पर ऊर्जा खर्च नहीं होती है, अपने आप यह प्रवाह होता है। तो इसमें यही कहा गया है जो हमारा दूसरा कथन है, कोशिकाओं में जल और गैसों का आवागमन विसरण और प्रासरण के माध्यम से होता है, यह बिल्कुल कथन सत्य है। और वहीं अगर हम तीसरे कथन के बारे में पढ़े, प्रासरण द्वारा जल ग्रहण की प्रक्रिया जीवित कोशिका एवं मृत दोनों कोशिकाओं में संपन्न होती है, यह कथन गलत है। केवल जीवित कोशिकाओं में प्रासरण की जो क्रिया है वह संपन्न होती है। यानी ऑप्शन में हम देख सकते हैं जो कथन 1 और 2 हुआ है हमारा सत्य है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पादप में उपस्थित कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किससे या किन से निर्मित होती है। तो यह हमारे लिए कोई नया क्वेश्चन नहीं है। कोशिका भित्ति होती है जो पेड़ पौधों में, वह सेलुलोज से निर्मित होती है, यानी ऑप्शन हमारा सी सही है। अगला सवाल देखते हैं। इंडोसाइटोसिस का संबंध निम्न में से किससे है। तो इससे पहले हम इस टर्म को देख लेते हैं। एक होता हमारा एंडोसाइटोसिस जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ, एंडोसाइटोसिस। और एक टर्म होती है हमारी एक्जोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस में क्या होता है, कोशिका बाह्य पर्यावरण से भोजन या अन्य पदार्थों क्या करती है, ग्रहण करती है, यानी अंदर ले जाती है। बाहर से कोई भी पदार्थ है, भोज्य पदार्थ या जो कुछ भी है, वह कोशिका के अंदर ग्रहण कर लेती है। और एक्जोसाइटोसिस में क्या होता है, कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ है, जो भी अनावश्यक पदार्थ है, वह क्या करती है, उसको बाहर निकालने का कार्य करती है। तो अब देख लेते हैं हम इस सवाल में क्या क्या पूछा गया है। जो एंडोसाइटोसिस है उससे संबंध में पूछा गया है, यह किसी कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन तथा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया होती है। बिल्कुल हमने यही पढ़ा। एंडोसाइटोसिस क्या होता है, कोशिका के बाह्य पर्यावरण से
अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया होती है, बिल्कुल सही है या किसी कोशिका द्वारा अवशिष्ट पदार्थ उत्सर्जन करने की क्रिया होती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस कहते हैं। तो यह कथन गलत है। यह पादप कोशिका में होने वाला रोग है, बिल्कुल भी नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन हमारा ए इसमें बिल्कुल सही है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यानी क्रोमोसोम के बारे में हमने बताना है। ये कोशिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं, बिल्कुल होते हैं ये क्रोमोसोम। ये डीएनए और प्रोटीन से निर्मित होते हैं। हमने पहले भी पढ़ा है, जो क्रोमोसोम होते हैं वह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से निर्मित होते हैं, यानी यह भी हमारा सही है। ये अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। क्रोमोसोम पर क्या चिपके हुए होते हैं, क्रोमोसोम पर चिपके हुए होते हैं हमारे, अगर हम बात करें क्रोमोसोम की, यानी गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और डीएनए पर क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। और जीन का कार्य क्या होता है, अनुवांशिक गुण इस पर धारण रहते हैं, यानी अपने जो गुण होते हैं हम माता पिता से ग्रहण करते हैं। ये जीन क्या होते हैं, उन गुणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और जो गुणसूत्र है किससे मिलकर बने होते हैं, डीएनए से, यानी कि क्रोमोसोम पर भी क्या पाए जाएंगे, जीन पाए जाएंगे, जो अनुवांशिक गुणों के लिए उत्तरदायी होते हैं। यानी तीनों के तीनों जो हमारे कथन है सत्य है, यानी ऑप्शन हमारा इसमें क्या रहेगा, डी रहेगा, 1, 2 और 3। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहले भी हम इस सवाल के बारे में बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा कठिन नहीं रहने वाला, तो देख लेते हैं इसके बारे में। सामान्यतः प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में बड़ी, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका आकार में छोटी होती है। यह कथन बिल्कुल गलत है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वह अल्प विकसित होती है, उनका आकार छोटा होता है, और बहुत सारे कोशिका अंग उसमें नहीं पाए जाते। कौन से अंग नहीं पाए जाते, जो कोशिका अंग झिल्लियों से निर्मित होते हैं, ठीक है। तो यह कथन गलत है। अगर हम दूसरे कथन की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जो केंद्रक है उस पर झिल्ली नहीं होती, इसलिए जो वह केंद्रक है वह बिखरा हुआ रहता है, अल्प विकसित होता है। अगर हम कथन तीसरे की बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एक क्रोमोसोम होता है, बिल्कुल होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में एकल गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। और इस गुणसूत्र में, और हमें पहले ही पढ़ा है, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। लेकिन इस गुणसूत्र में केवल डीएनए पाया जाता है, क्या नहीं पाया जाता, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता, ठीक है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में एक से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये बात भी बिल्कुल कथन जो है ये भी सत्य है। यानी उत्तर हमारा क्या है, 2 और 3। तो ऑप्शन सी में 2 और 3 दिया हुआ है, तो यानी यह हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, गोल्जी उपकरण, लाइसोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और राजधानी उपयुक्त में से कौन से कोशिका के अंग है। साथियों, सभी के सभी जो ये अंग है ये किसके अंग होते हैं, कोशिका के अंग होते हैं, यानी ऑप्शन हमारा डी सही रहेगा इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों। आशा करता हूँ आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ सवाल या कुछ क्वेश्चन इससे संबंधित और रहते हैं, हम अगली वीडियो में उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।